हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का आज पार्ट 9 कवर करने वाला हूँ मैं। पार्ट 8 में हम लोग देख चुके हैं कैसे हम लोग कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग करते हैं रिएक्ट जेएस में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट हैंडलर्स, कैसे हम लोग इवेंट्स को बाइंड करते हैं और कैसे इवेंट्स को हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में। पार्ट 9 में हम लोग कवर करने वाले थे रिएक्ट राउटर। देन उसके बाद हमारा रह गया था रिएक्ट फॉर्म्स, एपीआई इंटीग्रेशन, यूनिट टेस्टिंग। ये सारे टॉपिक एक्चुअली अभी बाकी है। तो ये सारे टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट पे एक्चुअली एक्चुअल प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, और एक्चुअल प्रोजेक्ट में हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रिएक्ट राउटर का, फॉर्म्स का, एपीआई इंटीग्रेशन का, यूनिट टेस्टिंग का, और बाकी अदर फीचर्स भी हम लोग देखेंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट के साथ। तो आज मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने वाला हूँ, और एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे हैंड्स ऑन करिए, और एक्चुअल प्रोजेक्ट बना के एक बार आप अपना रिएक्ट का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं शेयर करता हूँ वीएस कोड, और वहाँ पे देखते हैं हम लोग कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा हुआ है। आप भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या ऑलरेडी जो हेलो वर्ल्ड है उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो आप रिएक्ट प्रोजेक्ट अभी भी आप बना सकते हैं। रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको npx create react app एंड देन आपका ऐप का नाम, ये कमांड रन करना है, और उसके बाद आपका रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा। तो आपका इस तरह से आप रिएक्ट का ऐप बना लीजिए, और उसके बाद हम लोग जो ऐप बनाने वाले हैं उस ऐप का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कौन सा ऐप एक्चुअली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच एक्चुअली ड्रॉ किया हुआ है, और इस स्केच में हम लोग देख देख सकते हैं क्या क्या पार्ट्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे इस ऐप में। इस ऐप का नाम होगा एक्चुअली रिटेल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या रहेगा कि एक कस्टमर रहेगा, कोई भी कस्टमर उस एप्लीकेशन पे विजिट करके प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। जितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे उस रिटेलर के पास, वो सारे प्रोडक्ट्स उनको दिखेगा कस्टमर को, और कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कस्टमर जो है अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कस्टमर है, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद आपका जो रिटेल मैनेजमेंट में जो एक जो दूसरा जो यूजर रहेगा वो एडमिन यूजर रहेगा। एक तो कस्टमर यूजर हो गया, और एक एडमिन यूजर रहेगा जो कि इस ऐप को यूज करेगा। एडमिन यूजर जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको तो लॉग इन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में एज ए एडमिन। तो जब जैसे ही वो एज ए एडमिन लॉग इन करेगा, उसको इस 3 मॉड्यूल्स का एक्सेस मिल जाएगा, ऑर्डर लिस्ट का, प्रोडक्ट इन्वेंट्री का, एंड ऑर्डर डिटेल्स का। ओके, तो एडमिन एज एडमिन लॉगिन करके वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री को अपडेट कर सकता है, या फिर नया इन्वेंट्री क्रिएट कर सकता है एडमिन। उसके बाद वो ऑर्डर देख सकता है, क्या 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 ऑर्डर प्लेस हुआ है, वो सारे ऑर्डर लिस्ट एडमिन देख सकता है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर डिटेल्स अगर देखना है उसको, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को ऑर्डर लिस्ट से सेलेक्ट करने के बाद उस ऑर्डर्स के सारे डिटेल्स को देख सकता है। लाइक वो जो ऑर्डर है, वो जो ऑर्डर हुआ है वो कौन सा कस्टमर ने ऑर्डर किया है, कहाँ से किया है, क्या-क्या डिटेल्स है कस्टमर का, वो सारे डिटेल्स वो देखेगा। उसके बाद ऑर्डर वेरीफाई करने के बाद एडमिन जो है उस ऑर्डर को प्लेस करेगा, एक्चुअली ऑर्डर को कंप्लीट करेगा। तो इस पूरे एप्लीकेशन में जो वर्कफ्लो होगा, जो एक मिनिमम जो वर्कफ्लो आप बोल सकते हैं, जो वर्कफ्लो होगा वो इस तरह से होगा कि एक कस्टमर होगा। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट
सेलेक्ट करेगा। एप्लीकेशन पे जाने के बाद उसको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, सारे प्रोडक्ट्स के फिर लिस्ट दिखेंगे, वहाँ से उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करेगा। एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो ऑर्डर पेंडिंग स्टेटस में रहेगा। उसके बाद एडमिन जो है, एडमिन यूज़र लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो सारे ऑर्डर लिस्ट को देख सकता है। ऑर्डर वो देखेगा, वेरीफाई करेगा एंड देन वेरीफाई करने के बाद ऑर्डर को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से इसका वर्कफ्लो रहता है रहेगा पूरे एप्लीकेशन में। उसके बाद दूसरा वर्कफ्लो ये रहेगा कि एडमिन लॉगिन करेगा और अगर को किसी प्रोडक्ट का को अपडेट करना है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है तो प्रोडक्ट इन्वेंटरी के थ्रू अपडेट कर सकता है। या फिर कोई नया प्रोडक्ट अगर उसको क्रिएट करना है, ऐड करना है इन्वेंटरी में तो वो ऐड कर सकता है। किसी पुराने प्रोडक्ट को अगर डिलीट करना है तो वो डिलीट भी कर सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट अब उस इन्वेंटरी में अवेलेबल नहीं है तो रिटेलर के पास, तो वो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो इस तरह से वर्कफ्लो रहेगा इस एप्लीकेशन का। और यहाँ पे हम लोग ये कवर करेंगे, देखेंगे कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो आपका एप्लीकेशन का वर्कफ्लो रहेगा। अभी चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे-कैसे हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा एप्लीकेशन का। इसके अकॉर्डिंग इस स्केच के अकॉर्डिंग क्या-क्या कंपोनेंट्स हमारे एप्लीकेशन में क्रिएट होंगे। इनिशियली हम लोग अभी जितना दिख रहा है उतना तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा जो कि ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले करेगा। एक कंपोनेंट रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसमें इन्वेंटरी को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट रहेगा जो कि ऑर्डर डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा, जिसके थ्रू हम लोग ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं। एक कंपोनेंट रहेगा लॉगिन के लिए, जो कि अलाउ करेगा यूज़र को लॉगिन करने के लिए। और एक कंपोनेंट रहेगा प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट एक हो सकता है। फिर उसके बाद एक फ्लो यहाँ पे मैं मिस कर गया था, वो बता देता हूँ। इसमें एक फ्लो ये रहेगा कि कस्टमर को अगर अपना ऑर्डर देखना है, प्लेस किया ऑर्डर देखना है, क्या स्टेटस है ऑर्डर का, तो उसके लिए कस्टमर को लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू। लॉगिन करने के बाद कस्टमर को उसका ऑर्डर डिटेल दिखेगा और अपने ऑर्डर के डिटेल्स को और ऑर्डर के स्टेटस को चेक कर सकता है कस्टमर। तो ये सभी जो वर्कफ्लो है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। चलिए, तो हम लोग देखते हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे। तो रिएक्ट का जब फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग एक्चुअली क्रिएट करते हैं तो हर किसी का अलग-अलग थिंकिंग रहता है, हर किसी का अपना तरीका होता है करने का। बट एक जनरल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मैं फॉलो करने का कोशिश करूँगा, जो कि जेनरिक हो, ऑलमोस्ट जेनरिक हो। बट ये वैरी करेगा हर किसी के अकॉर्डिंग। हर डेवलपर का अपना चॉइस होता है फ़ोल्डर स्ट्रक्चर रखने का। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक है। आपको जो जैसा अच्छा लगता है, जैसे आप समझ रहे हो कि आप जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रहे हो वो ज़्यादा मेंटेनेबल है, ज़्यादा ईज़िली रीडेबल है, तो आप वो फ़ॉलो कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर और यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग। सो पहला जो फ़ोल्डर रहेगा वो कंपोनेंट्स का रहेगा। ओके, इस कंपोनेंट्स के अंदर ही हमारे बाकी सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। पूरे एप्लीकेशन के जो कंपोनेंट्स होंगे इस फ़ोल्डर के अंदर रहेंगे। ओके, उसके बाद हमारा एक शेयर्ड फ़ोल्डर रहेगा। शेयर्ड फ़ोल्डर में हमारे सारे यूटिलिटी रिलेटेड फंक्शंस या मेथड या मॉड्यूल रहेंगे। वैसे मॉड्यूल्स, वैसे मेथड्स जिनको कि हम लोग रीयूज़ करने वाले हैं कंपोनेंट्स में। कहीं भी किसी भी कंपोनेंट्स में अगर हमें रीयूज़ करना है तो हम लोग शेयर्ड के अंदर रखेंगे। तो मेनली ये 2 फ़ोल्डर अभी के लिए, तो ये 2 फ़ोल्डर है। आगे-आगे हम लोग देखते जाएँगे, जैसे-जैसे एप्लीकेशन हमारा ग्रो होगा वैसे-वैसे हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बढ़ते भी जाएगा। अभी तीसरा फ़ोल्डर हमारा हो सकता है सर्विस से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे हमारे सर्विसेज रहेंगे एक्चुअली। तो कंपोनेंट हो गया, सर्विसेज हो गया, शेयर्ड हो गया। उसके बाद और भी कुछ फ़ोल्डर्स आएँगे, बट वो हम लोग देखेंगे बाद में जब हम लोग एक्चुअली
रिडक्स से रिलेटेड फ़ोल्डर आएँगे जब हम लोग रिडक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एप्लीकेशन में, तो रिडक्स से रिलेटेड फ़ोल्डर आएँगे, बट जब वो हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे वो कहाँ पे आएगा। अभी के लिए तो हमारे पास ये 3 फ़ोल्डर हैं, उसमें भी मेनली अभी कंपोनेंट्स ही रहेंगे, सर्विसेज़ तब आएँगे जब हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे एपीआई हम लोग लिखेंगे, तो उसको हम लोग सर्विसेज़ में रखेंगे। शेयर्ड जब हम लोगों को एज एंड व्हेन ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग शेयर्ड के अंदर फाइल्स क्रिएट करते जाएँगे और देखें उसको यूज़ करते जाएँगे कंपोनेंट्स में। तो अभी हमारा कंपोनेंट्स हो गया, कंपोनेंट्स फ़ोल्डर के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट जो होगा हमारा वो लॉगिन कंपोनेंट होगा, तो लॉगिन फ़ोल्डर हो गया। ठीक है? दूसरा कंपोनेंट जो होगा हमारा, जो फ़ोल्डर होगा वो लेआउट से रिलेटेड होगा। इस लेआउट फ़ोल्डर में एक्चुअली हमारे एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट रहेंगे, लाइक नैव बार, जो हमारे प्रोजेक्ट में जो नेविगेशंस जो रहेगा, कॉमन नेविगेशन नैव बार, वो रहेगा लेआउट के अंदर। हेडर रहेगा, हेडर कंपोनेंट है तो हेडर रहेगा, फुटर रहेगा, फुटर कंपोनेंट है तो फुटर कंपोनेंट रहेगा। तो मोस्टली लेआउट के अंदर ये 3 कंपोनेंट रहेंगे, नैव बार, हेडर एंड फुटर, ये 3 कंपोनेंट रहेंगे हमारे लेआउट के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेडर, देन nav sorry nav bar and then footer। तो ये 3 फ़ोल्डर ऐसे रहेंगे। ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमारा ग्रो होते जाएगा, जैसे-जैसे हमारा एप्लीकेशन ग्रो होगा, हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ग्रो होते जाएगा। तो हम लोग देखते जाएँगे, जब-जब फ़ोल्डर ऐड करने का ज़रूरत होगा, तब हम लोग फ़ोल्डर ऐड करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट रहेगा, अगर हम लोग इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जाएँ, तो सबसे पहले हम लोगों को लॉगिन कंपोनेंट एक्चुअली बनाना है। ये जो रहेगा हमारा स्टार्टिंग रहेगा हमारे एप्लीकेशन का लॉगिन कंपोनेंट। तो लॉगिन कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। और एक हमारा रहेगा होम कंपोनेंट रहेगा। ओके, होम कंपोनेंट जो होगा वो हमारा लैंडिंग पेज रहेगा। जब भी हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा कहीं पे भी, किसी भी ब्राउज़र में, तो एक्चुअली हम लोग होम पेज पे यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे एज ए लैंडिंग पेज। सो होम कंपोनेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग होम कंपोनेंट ही बनाते हैं और देखते हैं उसको यूज करके। होम डॉट कंपोनेंट डॉट यस ओके। यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कंपोनेंट का नाम हो उसमें कंपोनेंट वर्ड अवेलेबल रहे, सो दैट कि आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो होम डॉट कंपोनेंट डॉट जेएस, लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट जेएस, तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो। अलग अलग तरीका है नेमिंग करने का, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हाँ ऐसे ही कंपोनेंट का नेमिंग करना है। बट या ये एक स्टैंडर्ड वे है जहाँ पे आप कंपोनेंट का नाम, देन डॉट कंपोनेंट एंड देन द एक्सटेंशन डॉट जेएस। तो होम डॉट कंपोनेंट डॉट जेएस, इस तरह से आप कंपोनेंट का नाम रख सकते हो आप। ऑलवेज जब आप कंपोनेंट आप कोई लिखते हो, बनाते हो, तो कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए फाइल का, और कंपोनेंट जब आप बनाओगे तब जो होना चाहिए फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। रिएक्ट का एक स्टैंडर्ड वे है। आप कोई ऐसा नहीं बोल सकते हो कि रूल ही है, ऐसा ही करना है, बट एक स्टैंडर्ड है जो कि मैक्सिमम डेवलपर यूज करते हैं। तो होम डॉट कंपोनेंट डॉट जेएस हम लोगों ने कंपोनेंट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, होम कंपोनेंट। सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। रिएक्ट को हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे।
कांस्टेंट होम, उसके बाद इसको हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। उसके बाद यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे समथिंग, होम पेज। ओके, इस होम कंपोनेंट को हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, ऐप कंपोनेंट में। हमारा ऐप कंपोनेंट यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे होम कंपोनेंट को। ओके, हम लोग रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, इसको ओपन कर देते हैं हम लोग गूगल क्रोम में। वेलकम टू होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ओके, अभी इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं वो है बूटस्ट्रैप। तो हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं एज ए CSS लाइब्रेरी। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ओके, तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो बूटस्ट्रैप, बिकॉज हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं CSS के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, इसका एंट्री जो होगा वो package.json में जाके सेव हो जाएगा। तभी आप जब देखोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एंट्री यहाँ पे सेव हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है कि आप जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हो ये आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉलेशन होता है। जैसे आपने npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, जैसे यहाँ पे मैंने npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप किया, तो ये जो इंस्टॉलेशन हुआ वो मेरे लोकल डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली इंस्टॉल हुआ है, और वो ये मेरे लोकल नोड मॉड्यूल्स में जाके इंस्टॉल हुआ है। बट जब 2 से 3 लोग या 1 से ज़्यादा डेवलपर काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट में, तो हो सकता है आपने जो भी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो कोड आपने यूज किया हुआ है, और जब आप कोड अपना पुश करोगे, कमिट करके पुश करोगे जब अपने रिपोजिटरी पे, और जब आपके लेटेस्ट कोड को जब दूसरा डेवलपर पुल करेगा एंड देन जब वो ट्राई करेगा एप्लीकेशन रन करने के लिए, तो हो सकता है उसके पास एप्लीकेशन वो फेल हो जाए, बिकॉज बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो कोड आपने इंस्टॉल किया है वो सिर्फ आपके लोकल में ही है, उस दूसरे डेवलपर के सिस्टम में वो इंस्टॉलेशन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये इसलिए करते हैं, पहला रीज़न ये है कि इसलिए करते हैं कि यहाँ पे उसका एंट्री हो गया package.json में। अब चूंकि ये आप package.json को आप क्या करोगे, पुश करोगे रिपोजिटरी पे, जहाँ भी जिस रिपोजिटरी में भी आप अपना कोड सेव करके रख रहे हो वहाँ पे पुश करोगे, और जब आपका सेकंड डेवलपर है जो आपके कोड को पुल करेगा तो उसको package.json जो है लेटेस्ट मिलेगा, और फिर जब वो npm इंस्टॉल रन करेगा तो उसके लोकल में भी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा, एंड देन उसके बाद वो एप्लीकेशन को करेक्टली रन कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो भी फीचर्स मैंने यूज किया है यहाँ पे वो दूसरे डेवलपर को भी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला रीजन। दूसरा, जब हम लोग अपने एप्लीकेशन को किसी भी क्लाउड पे हम लोग जब डिप्लॉय करते हैं, कहीं भी डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे भी एक्चुअली ये npm इंस्टॉल एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं दिया बूटस्ट्रैप का, तो क्या होगा, जब npm इंस्टॉल रन होगा डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, तो आपका बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोड नहीं मिलेगा, नहीं अवेलेबल रहेगा, और आपका एप्लीकेशन जो होगा वो रन नहीं होगा। डिप्लॉय तो हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, बट आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगा करेक्टली, बिकॉज बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोड आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल नहीं हुआ है।
तो इस तरह से हम लोग जब कभी भी कोई नया लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको कोई लाइब्रेरी यूज करना है, जब कभी भी आप उसको इंस्टॉल करोगे तो मेक श्योर कि वो आपका आपका एंट्री जो है वो पैकेज एडिशन में हो, जो भी लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें भी दो तरह के डिपेंडेंसीज होते हैं, एक तो डेप डिपेंडेंसीज होता है और एक आपका नॉर्मल डिपेंडेंसीज होता है। तो जो डिपेंडेंसीज होता है ये एक्चुअली वैसे एंट्रीज होते हैं जो कि लोकल में भी यूज होते हैं और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे भी यूज होते हैं। तो ऐसे लाइब्रेरीज को हम लोग कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे डिपेंडेंसीज होते हैं जो सिर्फ आपके लोकल सिस्टम के लिए ही चाहिए होगा। तो वैसे सिनारियोज में आप क्या कर सकते हो, एक डेव डिपेंडेंसीज करके आता है, एंट्री आता है यहाँ पे पैकेट ऑटोमेशन में। अभी नहीं है क्योंकि मैंने अभी कोई ऐसा लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल किया है जो कि सिर्फ लोकल के लिए ही ज़रूरत हो। अगर वैसा लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करोगे तो उसका डेव डिपेंडेंसीज के अंदर में एंट्री होता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, अगर कोई लाइब्रेरी ऐसा हम लोग यूज करेंगे सिर्फ लोकल के लिए, तो हम लोग देखेंगे कैसे डेव डिपेंडेंसीज में उसका एंट्री होता है। तो ये हो गया, हमने इंस्टॉल कर दिया बूटस्ट्रैप। ओके, अभी बूटस्ट्रैप को हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कैसे यूज करना है। मीनवाइल अभी हम लोग ये देखते हैं, हम लोगों ने ऐप कंपोनेंट बना दिया और ऐप कंपोनेंट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेलकम टू होम पेज हम लोगों ने डिस्प्ले किया और डिस्प्ले हो गया। बट एक्चुअली एक्चुअल जब ये एप्लीकेशन होगा तो इस एप्लीकेशन में आप देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स है या मॉड्यूल आप बोल सकते हो, लाइक लॉगिन है, होम है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, ऑर्डर है। तो ये 3 टाइप के एटलीस्ट आपका मॉड्यूल है जिसको कि हम लोगों को यूज़र को एक्सेसिबल करना है। लाइक ऐसा कुछ हम लोगों को ऐसा कुछ हम लोगों को एप्लीकेशन में देना होगा जिससे कि यूज़र ईज़िली उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे नेविगेट कर सके। लाइक अगर मुझे प्रोडक्ट इन्वेंट्री में जाना है, एज एडमिन लॉगिन किया और मुझे प्रोडक्ट इन्वेंट्री मॉड्यूल को देखना है, लाइक मुझे अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना है या फिर नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे कहीं पे तो ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि मैं जा सकूँ एज ए यूज़र, उस प्रोडक्ट मॉड्यूल पे मैं जा सकूँ। सिमिलरली अगर मुझे ऑर्डर डिटेल देखना है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स देखना है, तो उसके लिए भी मुझे ऑप्शन होना चाहिए जिसके थ्रू मैं जा सकूँ। सिमिलरली एज ए कस्टमर अगर मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे मेरा ऑर्डर दिखना चाहिए, और अगर मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो ऑर्डर का पूरा डिटेल दिखना चाहिए विथ स्टेटस। तो इन ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग एक्चुअली क्या क्रिएट करते हैं, नेविगेशन क्रिएट करते हैं। यूजिंग नेविगेशंस हम लोग स्विच करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में या डिफरेंट पेजेज आप बोल सकते हो। अगर आपके एप्लीकेशन में प्रोडक्ट पेज है, ऑर्डर पेज है, उसके बाद ऑर्डर डिटेल पेज है, लॉगिन है, तो ये सारे पेज अगर है तो उन सब पेज के बीच में अगर आपको नेविगेट करना है, स्विच करना है, तो आपको नेविगेशन क्रिएट करना होगा। तो वैसे रिक्वायरमेंट के लिए, वैसे फंक्शनैलिटी के लिए ही हम लोग यहाँ पे आपने देखा था हम लोग क्रिएट किए थे लेआउट का लेआउट फ़ोल्डर, एंड लेआउट फ़ोल्डर के अंदर आपने देखा था हम लोगों ने क्या बनाया था, नैवबार कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक नैवबार कंपोनेंट बनाते हैं, नैवबार कंपोनेंट डॉट जेएस। ओके, और हम लोग नैवबार कंपोनेंट यहाँ पे यूज करेंगे, इंपोर्ट react from get constant navbar equal to return the okay, इसके बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे।
put default and navbar. अभी हम लोग क्या करेंगे, इस navbar कंपोनेंट को हम लोग यूज करेंगे ऐप कंपोनेंट में। एक्चुअली होम कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली ऐसे हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली इसको नहीं हम लोग यूजर को प्रेजेंट करेंगे, बट ये जो होगा वो ऐप बार के थ्रू यूजर यहाँ पे नेविगेट करेगा होम पेज पे या फिर लॉगिन पेज पे, जो भी हम लोग डिफरेंट पेजेस जो क्रिएट करेंगे वो सारे पेजेस पे यूजर जो है वो नेविगेशन के थ्रू नेविगेट करेगा। अभी कुछ तो एरर आया है, नेवर इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम लोग नेवर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नेवर फ्रॉम components layout navbar डॉट component। ओके, हम लोग इंपोर्ट कर लिए। अभी आप देख सकते हो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे एक नैपर क्रिएट करना है, नैप बार क्रिएट करना है, और उस नैप बार में हम लोग ऑप्शन देंगे यूजर को नेविगेट करने का। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम लोग बूटस्ट्रैप सीएसएस को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इंस्टॉलेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, अब हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैप से रिलेटेड क्लासेस एंड फीचर्स को हम लोग यूज करेंगे। तो इंपोर्ट बूटस्ट्रैप dist css slash bootstrap.min.css। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया bootstrap से रिलेटेड सीएसएस। उसके बाद app.js में जाएंगे, जो हमारा जो कंटेनर है, मेन डिव है, उसको हम लोग एज ए bootstrap का कंटेनर फ्लूइड क्लास असाइन करेंगे। कंटेनर फ्लूइड क्लास, यहाँ पे आपको कुछ अगर बूटस्ट्रैप का अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे बस आप देखते जाइए। बूटस्ट्रैप जो है एक सीएसएस फ्रेमवर्क है, जिसको यूज करके हम लोग बूटस्ट्रैप के डिफरेंट क्लासेस को यूज कर सकते हैं। उससे उससे रिस्पेक्टिव जो सीएसएस रहेगा वो हमारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होते जाएगा। तो जैसे इस डिव को मैंने क्लास दिया है कंटेनर फ्लूइड, तो बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर फ्लूइड जो क्लास है उससे रिलेटेड जो भी सीएसएस है वो डिव क्लास डिव एलिमेंट पे अप्लाई होगा। देखते हैं क्या सीएसएस अप्लाई हुआ है, रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो एलिमेंट्स में देखते हैं हम लोग कंटेनर फ्लूइड को, तो देख सकते हैं कंटेनर फ्लूइड पे ये सारे सीएसएस अप्लाई हुआ है जो कि बूटस्ट्रैप से रिलेटेड सीएसएस है। ओके, तो हमारा अभी बूटस्ट्रैप का सीएसएस हमने इंक्लूड कर दिया। अभी हम लोग नैप बार बनाएंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे नैपबार का यहाँ पे क्या-क्या क्लासेस है। इवन मुझे भी सारे क्लासेस याद नहीं है, तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है सभी क्लास बूटस्ट्रैप से रिलेटेड। आपको जब कभी भी यूज़ करना हो, जो याद है वो आप अच्छा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, जो नहीं याद है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं नैपबार, देखते हैं किधर है यहाँ पे नैपबार। ओके, तो यहाँ पे ये नैपबार है, यहाँ से हम लोग नैपबार का कोड ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग देखते हैं नैपबार कंपोनेंट में। ओके, सो नैपबार कंपोनेंट में हम लोग कोड को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे अभी, चूंकि यहाँ पे हमें क्लास नेम चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लास। ओके, तो यहाँ पे क्लास क्लास सारे क्लासेस हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम। इसमें जो भी अनवांटेड कोड रहेंगे उसको हम लोग रिमूव करेंगे। पहले एक बार इसको वर्किंग बना लेते हैं कंपोनेंट को।
नैप बार भी बना सकते हो, दैट्स फाइन। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद का सीएसएस लिख रहे हो या फिर आप कोई सीएसएस फ्रेमवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में उसको आप यूज कर रहे हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं बिकॉज रिएक्ट में एलिमेंट क्लोज होना चाहिए। एक और एरर है यहाँ पे, एच आर क्लोज नहीं हुआ है तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। और हमारा अभी कंपोनेंट रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है ब्राउज़र पे। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा नेविगेशन बार यहाँ पे अभी दिख रहा है। नैप बार जो भी हम लोग वहाँ से कॉपी किए वो नैप बार हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को खुद का नैप बार एक्चुअली बनाना है। खुद का नैप बार हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सारी चीज़ें हम लोग रिमूव करेंगे जो एक्स्ट्रा है वो। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बीजी लाइट की जगह मैं बीजी डार्क करने वाला हूँ। इवन वो भी मैं चेंज करूँगा, खुद का सीएस से खुद का कलर हम लोग यूज करेंगे। बट अभी के लिए ओके, तो बीजी लाइट ही रहने देते हैं। कलर हम लोग चेंज करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा हमें कलर चाहिए वैसा हम लोग कलर करेंगे। ठीक है, और यहाँ से मुझे अभी जो जो कोड नहीं चाहिए वो सारे कोड में रिमूव कर देता हूँ। अभी मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए तो ये रिमूव कर देता हूँ। ओके, के बाद देखते हैं हम लोग। मुझे सिर्फ होम जैसा ही टैब चाहिए तो सिर्फ होम अभी यहाँ पे हम लोग रखेंगे। बाकी जो दो है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सर्च है, ठीक है, सर्च को अभी रहने देते हैं। तो इस तरह से हमारा नैप बार कंपोनेंट अभी रेडी हो चुका है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे अब चूंकि होम कंपोनेंट इस होम जो टैब है, जो होम लिंक है, इससे हम लोगों को सिंक करना है कि जब कभी भी आप होम पे क्लिक करो तो होम कंपोनेंट लोड होना चाहिए और आपका यहाँ पे स्लैश होम समथिंग दिखना चाहिए। करेक्ट, लाइक दिस। तो ये जो चीज़ है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये रिएक्ट राउटर के द्वारा इम्प्लीमेंट होगा। तो रिएक्ट राउटर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं हम लोग। मैनेजमेंट कर देते हैं। हो गया, href हटा देते हैं। हम लोगों को जब रिएक्ट राउटर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो href का ज़रूरत नहीं है। सॉरी, तो href रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया नैपर कंपोनेंट। नैपर कंपोनेंट हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसका सीसेस हम लोग देखते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करते हैं इसके बैकग्राउंड कलर को। अभी बैकग्राउंड कलर जो मुझे चाहिए वो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, एग्जैक्टली जो मुझे कलर चाहिए वो मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा। बट अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मुझे ये चाहिए। तो इसको हम लोग चलते हैं, चेंज कर देते हैं यहाँ पे नैप बार पे स्टाइल
बैकग्राउंड कलर। आपको यहाँ पे एक चीज और भी बता देता हूँ जो कि मैंने किसी वीडियोस में कवर नहीं किया है। इस तरह से आप रिएक्ट में सीएसएस लिख सकते हो। अगर आपको किसी एलिमेंट पे इनलाइन सीएसएस अप्लाई करना है, किसी भी एलिमेंट पे इनलाइन सीएसएस अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो स्टाइल इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी सीएसएस आपको लिखना है वो इस तरह से। बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी नेम होता है वो एक्चुअली यहाँ पे कैमल केस हो जाता है। जो सीएसएस में हम लोग हाइफन से जो हम लोग सेपरेट करते हैं दो वर्ड को, तो यहाँ पे वो कैमल केस हो जाता है, हाइफन यहाँ पे रिमूव हो जाता है और कैमल केस हम लोग यूज करते हैं। लाइक बैकग्राउंड कलर अगर आप नॉर्मल सीएसएस में जाओगे तो इस तरह से रहता है, बट यहाँ रिएक्ट में अगर आप यूज करोगे तो बैकग्राउंड कलर इस तरह से आपको देना होगा। Okay? देखते हैं हम लोग रिफ्रेश करके। यहाँ पे सीएसएस अप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज बीजी लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बीजी लाइट क्लास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं बिकॉज हमें उसका सीएसएस नहीं चाहिए। हमारा कलर आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैं अभी के लिए यहाँ से फॉर्म भी रिमूव कर देता हूँ जो सर्च के लिए बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये लिंक चाहिए। Okay, तो हमारा हो गया ये होम कंपोनेंट, सॉरी नेबर कंपोनेंट। यहाँ पे अभी मुझे ये चाहिए, ये नेबर जो है वो फुल विड्थ मुझे चाहिए। जो आपको यहाँ पे जो स्पेस वो दिख रहा है वो मुझे स्पेस नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे मार्जिन रिमूव करना होगा, या फिर जो मार्जिन अप्लाई हो रहा है उसको मुझे इस पे मार्जिन राइट देना होगा। ओके, इसी तरह से मार्जिन लेफ्ट देना होगा। ओके, तो अभी हमने फुल विड्थ ले लिया यहाँ पे। जो मार्जिन जो दिख रहा था यहाँ पे उसको हम लोगों ने मार्जिन के यूज करके अभी कवर कर लिया है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेबर कंपोनेंट में। अब चूंकि यहाँ पे और भी सीएसएस मुझे लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनलाइन सीएसएस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीएसएस फाइल क्रिएट करूँगा नेबर का, nav bar डॉट कंपोनेंट डॉट css। ओके, और इसको इंपोर्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे नेबर कंपोनेंट में इंफो डॉट स्लैश। और अभी जो यहाँ पे जो हम लोगों ने सीएसएस लिखा है वो सीएसएस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मैं आरएम यूज कर रहा हूँ क्लास नेम में, आरएम फॉर रिटेल मैनेजमेंट, एंड उसके बाद नैप बार, आरएम नैप बार। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ये स्टाइल रिमूव कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं मार्जिन -12 पिक्सल एंड मार्जिन राइट -12 पिक्सल। सेव करते हैं, देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है।
अभी आप देख पा रहे हो हमारा सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है देखते हैं। तो हम लोगों ने ये क्लास को यूज़ नहीं किया है, अभी हम लोगों को ये क्लास को यूज़ करना होगा यहाँ पे। देखते हैं। तो अभी हमारा सीएसएस अप्लाई हो चुका है। अभी सीएसएस जो है वो कहाँ से आ रहा है हमारा, तो सीएसएस जो है हमारा अभी फाइल से आ रहा है, सीएसएस फाइल से। तो इस तरह से आप किसी भी कंपोनेंट के लिए आप उसका पर्टिकुलर सीएसएस आप क्रिएट करोगे और उसका जो सीएसएस होगा वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। दोस्तों, इस पार्ट को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले से जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।